हे गाइस, आज हम क्लिकबेट नाम की मिनी सीरीज़ के सेकंड पार्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा था कि रोशान को निक की डेड बॉडी नदी के किनारे मिली थी। इसके बाद रोशान पाया के घर जाकर उसको ये बताता है। पाया अपने भाई की मौत पर खूब रोती है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन पर सब रोशान का वेलकम करते हैं। सार्जेंट उसे होमिसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोट कर देती है। जैक भी रोशान के काम की जम के तारीफ करता है। बाद में रोशान सोफ़ी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर रहा था। उसे सोफ़ी एक पिक्चर में एक आदमी के साथ दिखती है जो उसे उसी आदमी की तरह लग रहा था जिसके साथ निक का झगड़ा हुआ था। वो रीचेक करके कंफर्म करता है कि ये सेम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट सीन में सोफ़ी पुलिस स्टेशन में थी जहां रोशान ऑफिशियली उसे निक की डेथ के बारे में इन्फॉर्म करता है। वो पूछती है कि निक की मौत कैसे हुई। जैक कहता है कि निक के सर पर चोट लगी हुई है पर कॉज ऑफ डेथ अभी कंफर्म नहीं है। सोफ़ी पूछती है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस पर जैक निक की फाइट वाली फुटेज उसे दिखाता है। वो सोफ़ी से पूछता है कि क्या वो इस आदमी को पहचानती है। सोफ़ी झूठ बोल देती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर रोशान दोनों की साथ में ली गई पिक्चर उसे दिखाता है। सोफ़ी फाइनली सच बताती है कि ये कर्टिस हैमिल्टन है जो पहले उसके साथ काम करता था। वो कहती है कि कर्टिस सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड और कोवर्कर है, पर पहले झूठ के बाद डिटेक्टिव्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सोफ़ी घर जाकर पूरी फैमिली को इकट्ठा करती है। वो बच्चों को बताती है कि उनका पिता अब कभी घर नहीं आएगा। सब लोग खूब रोते हैं। पाया पुलिस स्टेशन जाती है और रोशान को अपने भाई की डेड बॉडी दिखाने की रिक्वेस्ट करती है, पर पोस्टमार्टम होने तक उसे अलाउ नहीं किया जाता। घर पर सोफ़ी रूबी को बताती है कि पुलिस वाले उसे कर्टिस के बारे में पूछ रहे थे। वो ये भी बताती है कि कर्टिस को उसने अपना जस्ट फ्रेंड बताया है। इस पर रूबी शॉक होकर उसे देखती है। शायद सोफ़ी का कर्टिस से अफेयर रहा होगा। सोफ़ी रोते हुए कहती है कि अगर कर्टिस ने निक को मारा है तो ये सब उसकी गलती है। उसी वक्त पाया भी घर आ जाती है और पूछती है कि क्या वो आज रात वहाँ सो सकती है। सोफ़ी हाँ बोलती है, पर कर्टिस के बारे में उसे कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हमें निक और सोफ़ी की पिछली वेडिंग एनिवर्सरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सब लोग पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे, पर पार्टी के एंड होते होते सोफ़ी को कर्टिस का मैसेज आता है जिसमें वो क्लियरली उसे मिस कर रहा था। उसी रात को वो निक को अपने और कर्टिस के 3 महीने चले अफेयर के बारे में बताती है। निक इस सब को सुनकर टूट जाता है। प्रेजेंट में सोफ़ी अपने घर से रात में अकेली निकलती है और सीधा कर्टिस से मिलने पहुंचती है। कर्टिस उसे इस वक्त देखकर शॉक हो जाता है, पर फिर भी वो उसे घर में इनवाइट करता है। वो सोफ़ी से उसका हाल पूछता है और साथ ही जानना चाहता था कि क्या वो ठीक है। सोफ़ी उल्टा उससे पूछती है कि वो उसे बिना बताए निक को मिलने क्यों गया था। कर्टिस कहता है कि निक ने उसे बार में मिलने के लिए खुद मैसेज किया था। वो कर्टिस से उनकी रिलेशनशिप की सारी डिटेल्स जानना चाहता था। वो सब जानना चाहता था कि वो दो कैसे मिले, कितने क्लोज हैं और कितनी बार इंटीमेट हुए हैं। कर्टिस कहता है कि बातचीत के एंड होते होते निक ने खुद उस पर अटैक किया था, पर सोफ़ी को उस पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसी वक्त पुलिस दरवाजे पर पहुंचती है और कर्टिस को अरेस्ट कर लेती है। वो लोग सोफ़ी के उनसे झूठ बोलने के बाद से ही उसका पीछा कर रहे थे। कर्टिस और सोफ़ी दोनों को निक के मर्डर सस्पेक्ट के रूप में पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सोफ़ी से उसके और कर्टिस के रिलेशन के बारे में पूछा जाता है। वो इस पर रोशान और जैक को सब सच बताती है कि कर्टिस का उसके साथ 6 महीने पहले अफेयर रहा था। वो बताती है कि वो कर्टिस से मिलने इसलिए गई थी ताकि वो खुद उससे पूछ सके कि कहीं कर्टिस ने ही निक को तो नहीं मारा। वो बताती है उसने कर्टिस के साथ अफेयर की शुरुआत की थी और ये रिलेशनशिप उसने खुद ही ख़त्म किया क्योंकि कर्टिस उससे प्यार करने लगा था। इस पर रोशान कहता है कि अगर कर्टिस गुनहगार हुआ तो सोफ़ी को पब्लिकली अपना रिलेशनशिप कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोफ़ी घर जाती है जहां पाया उसे इन्फॉर्म करती है कि निक के कोवर्कर्स ने कल उसके लिए मेमोरियल रखा है। अगली सुबह ईथन कर्टिस के अरेस्ट की वीडियो को लैपटॉप पर देखता है। सोफ़ी उनको देखने को मना करती है, पर पाया वीडियो देखने की जिद करती है। ईथन कर्टिस को पहचान लेता है क्योंकि वो ईथन के स्कूल में टीचर था, पर उसे ये नहीं समझ आता कि इसका इस मामले से क्या लेना देना है। पाया को समझ आ जाता है कि इस सब का सोफ़ी से ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो सोफ़ी को अकेले में ले जाकर पूछती है कि क्या वो रात को पुलिस स्टेशन में थी। पाया को फाइनली कर्टिस और सोफ़ी के अफेयर के बारे में पता चलता है। वो गुस्से में सोफ़ी को कहती है कि अगर कर्टिस ने निक को मारा है तो यह सब सोफ़ी की ही गलती है। जब पाया कमरे से बाहर निकलती है तो ईथन बाहर ही खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था।
वो बिना कुछ कहे अपना स्केटबोर्ड उठाकर घर से निकल जाता है। सोफी इथन को ढूंढने बाहर निकलती है तो बहुत सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो मुश्किल से वहाँ से निकलती है और इथन को ढूंढने के लिए पार्क में जाती है जहाँ वो स्केटबोर्ड किया करता था। सोफी को वहाँ इथन तो नहीं मिलता, पर वो एक औरत को उसे देखते हुए नोटिस करती है। सोफी ने इस औरत को अपने घर के बाहर पहले भी देखा था। उस औरत को कन्फ्रंट करने जाती है तो वो अपना नाम एमा बीजली बताती है। एमा कहती है कि निक की मौत से पहले वो निक को डेट कर रही थी। एमा ये भी बताती है कि वो LA से है, जहाँ निक अक्सर काम के सिलसिले में आया जाया करता था। वो निक को एक डेटिंग ऐप टू स्मिटन पर मिली थी, जहाँ निक ने अपना नाम डैनी वॉल्टर्स रखा था। सोफी पहले एमा की बातों पर यकीन नहीं करती, पर जब एमा कहती है कि उन्होंने मार्च में बातचीत शुरू की थी तो उसे यकीन होने लगता है, क्योंकि उसी समय सोफी ने अपने अफेयर के बारे में निक को बताया था। वो एमा को गालियाँ देकर अपनी कार के अंदर बैठकर खूब रोती है। पाया सोफी को फ़ोन करके बताती है कि उन्हें ईथन मिल गया है। सोफी ईथन को घर वापस आने को कहती है। वो पाया को एमा के बारे में भी बताती है। पाया टू स्मिटन ऐप को अपने फ़ोन में चेक करती है। वहाँ उसे डैनी वॉल्टर्स की डीएक्टिवेटेड प्रोफाइल मिल जाती है। वो सोफी को भरोसा दिलाती है कि वो एमा की स्टोरी की सच्चाई के बारे में पता कर लेगी। पाया विंस को कॉल करके डैनी वॉल्टर्स के बारे में पता करने को कहती है। टीवी पर कर्टिस के अरेस्ट की न्यूज़ चल रही थी। इससे कर्टिस और सोफी के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी थी। सोफी ये सब देखकर घर वालों को टीवी बंद करने को कहती है। सब निक के मेमोरियल के लिए निकलते हैं। वहाँ निक की एक स्टूडेंट जेनी सोफी के पास आती है और कहती है कि निक बास्केटबॉल टीम की एक लड़की तारा से काफ़ी क्लोज था। मैट बीच में आकर सोफी को ले जाता है। मेमोरियल स्टार्ट होता है, जहाँ मैट एक स्पीच देता है। सोफी की आंखें छलक उठती हैं और वो बाहर जाने के लिए उठ जाती है। रास्ते में एक औरत उसे बुरा भला कहती है। सोफी गुस्से में पानी से भरा ग्लास उसके मुंह पर फेंक देती है और अगले ही पल उसे इसका पछतावा होता है। वो रोने लगती है और फैमिली वाले उसे बाहर ले जाते हैं। रात में पाया सोफी को डैनी वॉल्टर्स वाली प्रोफाइल्स की पिक्चर दिखाती है। वो कंफर्म करती है कि ये निक की ही प्रोफाइल है और बताती है कि वो सोफी को पिछले 2 साल से चीट कर रहा था। यह सब सुनकर सोफी खूब रोती है। अगली सीन में हम एमा और निक को इंटीमेट होते देखते हैं। निक की किडनैपिंग से कुछ दिन पहले उसे निक ने फ्लावर्स और बलून्स भिजवाए थे। उसे निक की किडनैपिंग के बारे में जिम में पता चला था। एमा को पता था कि निक शादीशुदा है, पर निक ने उससे ईथन के हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद सोफी को डिवोर्स देने का प्रॉमिस किया था। एमा निक के केस को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी और इस मुश्किल समय में वो निक के घर वालों के आसपास रहना चाहती थी। जिस दिन वो सोफ़ी से मिली उस दिन वो सोफ़ी के घर के बाहर उसे अपने और निक के रिलेशनशिप के बारे में बताने आई थी। सोफ़ी के घर के बाहर उसे बेन पार्क नाम का एक रिपोर्टर मिलता है और वो अपना कार्ड उसे देता है। बेन को लगा था कि एमा भी एक रिपोर्टर है। सोफ़ी से पार्क में हुए झगड़े के बाद एमा होटल में वापस आती है और निक को हेलुसिनेट करती है। एमा अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। अगले दिन एमा रोशान से मिलने जाती है ताकि पुलिस की कुछ मदद कर सके। वो निक के वर्क प्लेस पर जाती है जहाँ उसे मैट मिलता है। वो अपने आप को निक की फ्रेंड बताती है। एमा चोरी से निक के ऑफिस में भी घुसती है जहाँ निक के कोवर्कर डॉन उसे देखकर भगा देती है। उसी वक्त पाया भी कैंपस पर आती है। वो आकर सीधा मैट से निक के अफेयर के बारे में पूछती है, क्योंकि मैट ही निक के साथ LA के ट्रिप्स पर जाता था, पर मैट को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। घर पर सोफ़ी निक के फ्यूनरल के लिए कास्केट सेलेक्ट कर रही थी। उस समय उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में उसे गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी। इसके बाद इसी तरह के मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। किसी ने उसका फ़ोन नंबर ऑनलाइन लीक कर दिया था। पाया एमा से मिलने होटल जाती है। एमा निक की बहन को देखकर खुश हो जाती है। पाया उसे सब सच बताने को कहती है। एमा बताती है कि निक ने उसे अपने और पाया के रिलेशनशिप के बारे में सब बताया है। वो इन दोनों की कुछ पर्सनल बातें भी पाया को बोलती है, जिसके बाद पाया को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो एमा को किसी तरह की इमरजेंसी के लिए अपना फ़ोन नंबर दे देती है। रात में निक के घर पर निक और सोफ़ी की माँ का झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ एमा को एक अनजान शख्स का कॉल आता है जो उसे अपने शहर वापस जाने को कहता है। वो उसे निक की फैमिली से कांटेक्ट ना करने को भी कहता है। एमा घबरा जाती है और कार में होटल से निकलती है। वो पाया को एक वॉइसमेल भी करती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस कार के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में रोशान एमा से सारी डिटेल्स लेता है। रोशान को अब लगने लगा था कि निक के मर्डर का एमा से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है।
पाया भी एमा से मिलने पहुंचती है। बाद में रोशान पाया को बताता है कि उसे निक की और 3 डेटिंग प्रोफाइल्स मिली हैं। वो कहता है कि निक हर प्रोफाइल में अलग लड़की से बात करता, जब उस लड़की से ब्रेकअप हो जाता तो वो प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर देता। पाया ये सारी इन्फॉर्मेशन एमा को भी देती है क्योंकि उसे लगता है कि एमा ये सब जानना डिजर्व करती है। वो एमा को निक की एक गर्लफ्रेंड मैंडी हैरिसन के बारे में भी बताती है जो एलए में एक आर्टिस्ट है। एमा एलए वापस जाकर मैंडी को नेट पर सर्च करती है। वो मैंडी से मिलने भी जाती है। दोनों बातें करती हैं और पता चलता है कि निक ने दोनों को सेम स्टोरी बताई थी। मैंडी को निक की चाल समझ आ गई थी, सो उसने अपना निक से ब्रेकअप कर लिया। एमा को उस पर विश्वास था तो वो इसलिए अब तक उससे जुड़ी हुई थी। मैंडी ने निक की एक तस्वीर भी बनाई थी। एमा मैंडी से उसे खरीद कर जला देती है क्योंकि अब उसे लगा था कि निक ने उससे बेवफाई की है। वो रिपोर्टर बेन बार्क को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो निक की गर्लफ्रेंड बनकर उसको इंटरव्यू देना चाहती है। इंटरव्यू में वो कहती है कि निक ने उसे इमोशनली अब्यूज़ किया है, इसलिए कार्ड्स पर जो भी लिखा था वो सच हो सकता है। बेन इतना इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेने के लिए बहुत खुश था। उसकी बॉस उसे निक की दूसरी गर्लफ्रेंड्स को ऑनलाइन ढूंढने को भी कहती है। बाद में बेन को आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह सोफी के घर में घुसकर उसे इंटरव्यू देने के लिए मना ले तो वो रातों रात स्टार बन जाएगा। वो डिलीवरी मैन बनकर निक के घर पहुंचता है और अंदर फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने लगता है। पाया उसे देख लेती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। वो एमा के इंटरव्यू के बारे में उसे बताता है और अपना कार्ड देकर चला जाता है ताकि वो उसे खुद कॉल करे। बेन अपने घर पर अपने बॉयफ्रेंड कैमरन के साथ था। वो दोनों निक की और डेटिंग प्रोफाइल्स की खोज अलग अलग डेटिंग साइट्स पर कर रहे थे। पाया रोशान को घर बुलाती है और एमा के इंटरव्यू के बारे में उसे बताती है। रोशान कहता है कि पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एमा ने रिपोर्टर से बात करके कोई कानून नहीं तोड़ा है। वो आगे कहता है कि निक का मर्डर ये नहीं चाहता कि एमा सबके सामने आए। हो सकता है कि ये इंटरव्यू देखकर वो कोई गलती कर दे और पुलिस वाले उसे पकड़ पाए। पाया को गुस्सा आ जाता है कि कैसे पुलिस इस सब में निक की रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। रात में बेन निक की पोस्ट पर कमेंट्स पढ़ रहा था, जिनमें से एक कमेंट पर उसकी नज़र टिक जाती है। ये कमेंट जेनी हैंसन नाम की लड़की का था। ये वही लड़की थी जिसने स्कूल में सोफी से बात करने के लिए कोशिश की थी। वो निक के सपोर्टर्स को लूजर्स बताती है। अगले ही दिन बेन जेनी से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या निक से उसका किसी तरह का झगड़ा है। जेनी बताती है कि निक से उसका किसी तरह का झगड़ा नहीं है, पर अगर बेन सच्चाई जानना चाहता है तो उसे तारा नाम की लड़की से मिलना चाहिए जिसके साथ बेन का किसी तरह का झगड़ा चल रहा था जो उसने खुद सुना था। इस पार्ट में इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 3 देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।